नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपका पेश में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी हमने एक लास्ट क्लास में हमने कवर किया इकोनॉमिक सर्वे को और अब हम लोग करने जा रहे हैं बजट। कल से बजट फेस्टिवल स्टार्ट हुआ है 31 जनवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण से, और उसके बाद आपने देखा होगा लंच के बाद माननीय वित्त मंत्री द्वारा इकोनॉमिक सर्वे को संसद में रखा गया और आज माननीय वित्त मंत्री के द्वारा भारत का बजट भी संसद में रखा गया। बजट हमें क्या बताता है और आर्थिक सर्वे हमें क्या? आर्थिक सर्वे हमें बताता है कि पिछले वर्षों में हमने क्या उपलब्धियां अर्जित की और 2023 में हमारे टारगेट क्या है। बजट हमें बताता है 2023-24 में हम लोग कहां कहां निवेश करेंगे, क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या क्या संभावनाएं हैं। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। बजट जो है वो भी वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार किया जाता है और आर्थिक सर्वे जो है वो मुख्य आर्थिक सलाहकार के द्वारा बनाया जाता है और वित्त मंत्री उसे संसद में रखते हैं। चलिए आइए, तो यहां से हमारे क्वेश्चंस की शुरुआत हो जाती है। जो पहला बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बजट किस वर्ष का है? 2023-24। आपने देखा होगा इकोनॉमिक सर्वे जो है वो 22-23 है। ये टर्म आप समझिए, इकोनॉमिक सर्वे हम 22-23 का प्रस्तुत कर रहे हैं पर बजट हम लोग 23-24 का प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक, ये आप डिफरेंस को याद रखिएगा। तो बजट हमें क्या बता रहा है? आने वाले वर्षों में हम कहां कहां पैसा लगाएंगे। ठीक, तो 23-24 बजट का नाम है और इकोनॉमिक सर्वे 22-23 है। चलिए देखिए, यहाँ पे लिखा है वित्त मंत्रालय बजट प्रभाग। वित्त मंत्रालय बजट प्रभाग मतलब बजट डिपार्टमेंट वित्त मंत्रालय का बजट बनाता है। और जब आप आर्थिक सर्वे पढ़ेंगे तो आर्थिक सर्वे कौन बनाता है? आर्थिक सर्वे ये भी वित्त मंत्रालय में ही बनता है, वित्त मंत्रालय में बनता है। और इसे कौन बनाता है? आर्थिक प्रभाग। आर्थिक प्रभाग इकोनॉमिक डिपार्टमेंट बनाता है और उसे बनाने का काम कौन करता है? मुख्य आर्थिक सलाहकार। मुख्य आर्थिक सलाहकार। और इस समय मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? अनंत नागेश्वरन, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। मुख्य आर्थिक सलाहकार के द्वारा इसको बनाया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट अब हम कुछ पॉइंट्स को देखते हैं, बजट के की पॉइंट्स को। तो ये देखिए बजट, बजट का पहला ही कोटेशन क्या है? ये बजट किसके लिए है? अमृत काल का बजट। तो फर्स्ट अमृत काल का पहला बजट यही है, अमृत काल का पहला बजट, फर्स्ट बजट यही है। और अमृत काल कब से कब चल रहा है? 2047 तक। जब हम 100 साल पूरा करेंगे तब तक हम लोग अमृत काल मना रहे हैं। और इस अमृत काल की जो शुरुआत है वो हुई है 15 अगस्त 2022 को अमृत काल की शुरुआत हुई। हमने 75 वर्ष पूरा किया। ये समझ लीजिए, ये क्वेश्चन आएगा और आ भी रहा है। इस समय स्टूडेंट इसको लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं। अमृत काल की शुरुआत होती है 15 अगस्त 2022 जब हमने 75 वर्ष पूरा किया। और ये अमृत काल खत्म कब होगा? 15 अगस्त 2047। कब खत्म होगा? 15 अगस्त 2047 जब हम कौन सा वर्ष पूरा करेंगे? 100 वर्ष पूरा करेंगे। तो अमृत काल का पहला अमृत बजट यही है। तो अगर क्वेश्चन पूछे अमृत काल का पहला बजट कौन सा है तो कंफ्यूज नहीं होना है, आंसर मारना है 2023-24। ये अमृत काल का पहला बजट है और इसे प्रस्तुत करने वाली वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। ठीक, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए आइए कुछ महत्वपूर्ण बातें हम लोग देखते हैं। अमृत काल के लिए 3 विजन दिया है, 1, 2, 3 रटे होने चाहिए, प्री में सीधे क्वेश्चन आता है। अमृत काल के लिए 3 विजन है। 3 विजन कौन कौन से हैं? आइए उसको देखते हैं हम लोग। पहला विजन है युवा वर्ग पर विशेष ध्यान देते हुए नागरिकों के लिए अवसर। इसका मतलब हम अमृत काल में किस पे फोकस करने जा रहे हैं? युवा वर्ग पे। क्यों? क्योंकि भारत एक डेमोग्राफिक डिविडेंड वाला देश है। चीन में लोग बूढ़े हो रहे हैं और भारत में अभी जवान आबादी बहुत ज्यादा है। अगर उसे रोजगार मिल जाए, उसे कौशल मिल जाए और स्टार्टअप की संख्या बढ़ने लगे तो भारत विश्व को लीड करेगा, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा युवा हैं। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। तो मेंस में डेमोग्राफिक डिविडेंड पर क्वेश्चन बन सकता है, जनसांख्यिकी लाभांश पर। तो पहला हम लोग किस पर? अमृत काल के विजन में पहला विजन क्या है? युवाओं पर फोकस करेंगे हम। दूसरा, युवा अगर बेरोजगार होगा तो देश के लिए डेंजर होगा, बट अगर युवा के पास रोजगार होगा तो देश बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। तो रोजगार सृजन हमारा जो मेन फोकस है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन।
गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, ज्यादा प्राइवेट सेक्टर में जॉब ले आना है, ज्यादा मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाना है, ज्यादा स्टार्टअप इंडिया को आगे बढ़ाना है, ज्यादा छोटे छोटे उद्योगों को लगाने के लिए प्रेरित करना है, सरकार का यह ध्येय है। तीसरा, सुदृढ़ और स्थिर बृहद आर्थिक वातावरण, इसका मतलब इकोनॉमिक प्रोग्रेस। इसका मतलब क्या है? इकोनॉमी पे बहुत फोकस करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन बढ़े, ज्यादा से ज्यादा बृहद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, ये चीजें इसमें फोकस में है। तो तीन बातें हैं, पहला युवा वर्ग पे फोकस, और युवा का मतलब रोजगार मिलना चाहिए, तो दूसरा पॉइंट है रोजगार, और तीसरा पॉइंट है जब युवा को रोजगार मिलेगा तो इकोनॉमी बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी, तो तीसरा पॉइंट इकोनॉमी में। तो अमृतकाल के 3 विजन कौन से हैं? यही 3 विजन है। अगला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको नाम दिया गया है सप्तऋषि। यहां देखिए, सप्तऋषि, 7 प्राथमिकताएं। कितनी प्राथमिकताएं तय की गई हैं? 7 प्राथमिकताएं, बहुत इंपॉर्टेंट। अमृतकाल के पहले अमृत बजट में हमारी 7 प्राथमिकताएं, 5+2, 7 प्राथमिकताएं रट लेना है, ये आएगा। और इसे क्या नाम दिया है? सप्तऋषि। जैसे हमारे 7 ऋषि थे जिन्होंने वेदों की रचना की थी, वैसे ही ये 7 हैं जो 2047 तक हमें एक विकसित देश के रूप में आगे बढ़ाएंगे। कमेंट बॉक्स में बताइएगा 2047 तक हमारा टारगेट कितने ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनने की है। इसको मैंने पिछले वीडियोस में बताया भी है। चलिए तो देखते हैं, सप्तऋषि में 7 प्राथमिकताएं हैं। अब रटना कैसे? युवा शक्ति, यूथ एक प्राथमिकता, युवाओं को मजबूत करना है, कौशल देना है, रोजगार देना है, मुख्य धारा से जोड़ना है। युवा, क्षमता उभारना, क्षमता, कैपेसिटी बिल्डिंग। कैपेसिटी बिल्डिंग किसका करेंगे? मानव का भी करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स का भी करेंगे, और इंफ्रास्ट्रक्चर का भी करेंगे। सब चीज की कैपेसिटी को बिल्टअप करेंगे, टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेंगे, रोड हाईवे को मजबूत करेंगे। हरित विकास, हरित विकास, इसके लिए प्रधानमंत्री ने क्या दिया था? पंचामृत का कॉन्सेप्ट। कुछ याद आ रहा है? पंचामृत पढ़िएगा, इसके बारे में कभी डिटेल से भी बताऊंगा। पंचामृत का कॉन्सेप्ट दिया है प्रधानमंत्री जी ने। कहा है कि हम लोग नेट जीरो इमिशन की तरफ जाएंगे, हम नेट जीरो इमिशन प्राप्त कर लेंगे। ये इसी पंचामृत में कॉन्सेप्ट था। इसका मतलब विकास हमारा कैसा होगा? पर्यावरण के साथ होगा। हरित विकास। अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोग तेजी से विकसित करेंगे, अवसंरचना को हम लोग तेजी से आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद समावेशी विकास। समावेशी विकास मतलब विकास ऐसा नहीं होगा जिससे गरीब पिछड़ जाए, कमजोर पिछड़ जाए, SC ST पिछड़ जाएं, या ऐसा विकास नहीं होगा जिसमें असमानता हो, अमीर अमीर होता जाए, गरीब गरीब होता जाए। नहीं, हम गरीबों के लिए अवसर बढ़ाएंगे और हम समानता को बढ़ाएंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा समावेशी विकास को हम आगे बढ़ा सकें। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? अंतिम छोर तक पहुंचना। गांधी जी ने क्या कहा था? विकास वो हो जो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। ये नहीं कि ऊपर के लोग मलाई मार के अपना खाए जा रहे हैं, अमीर हुए जा रहे हैं, नीचे को व्यक्ति को कुछ मिल ही नहीं रहा है। नहीं, हमें विकास ऐसा करना है जो अंतिम छोर तक पहुंचे। और अंत में हम वित्तीय क्षेत्र को मजबूत करेंगे, फाइनेंस मार्केट को मजबूत करेंगे। फाइनेंस मार्केट मतलब स्टॉक मार्केट, इंश्योरेंस मार्केट, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो वित्त बाजार है उसको हम लोग मजबूत करेंगे। तो सप्तऋषि में क्या क्या है? युवा शक्ति, पहला क्षमता बढ़ाना, मानव की क्षमता बढ़ाना और देश की क्षमता बढ़ाना। हरित विकास करना, ग्रीन डेवलपमेंट करना, वित्तीय क्षेत्र को मजबूत करना, समावेशी विकास करना, अंतिम छोर तक पहुंचाना विकास को, और अवसंरचना को मजबूत करना। ये 7 जो टारगेट है, ये हमारा बजट का टारगेट है। 7 प्राथमिकताएं हैं, अर्थात 2023-24 का बजट इन 7 प्राथमिकताओं पर ध्यान देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, और इसी को नाम दिया समावेशी विकास। समावेशी विकास मतलब सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सभी लोग विकास की मुख्य धारा में आए, गरीब छूटे नहीं, अमीर और गरीब के बीच की खाई ना बढ़े, अमीर अमीर होता जाए, गरीब गरीब होता जाए तो फिर विकास का कोई मतलब नहीं है। ऑक्सफैम रिपोर्ट पढ़ाया मैंने, देखिएगा, उसमें कहा 1% लोग
मैक्सिमम 99% संपत्ति विश्व की होल्ड करते हैं, जो दिखाता है कि विश्व में असमानता बढ़ रही है, हमें उसको कम करना है। कृषि और सहकारिता, सबका साथ सबका विकास में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? एग्रीकल्चर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? एग्रीकल्चर। और हमें इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है किसानों की आय दुगना करना, किसानों की आय दुगना करना। और ये हमने टारगेट संशोधित कर दिया है, इसको हमने कर दिया है 2024। और अभी मैंने इकोनॉमिक सर्वे में बताया एमएसपी हम कितना दे रहे हैं? फसल का 1/5 गुना एमएसपी हम लोग दे रहे हैं। फसल का कितना गुना हम लोग एमएसपी दे रहे हैं? 1.5 गुना। हम कृषि में यंत्रीकरण को बढ़ावा देंगे, हम फूड प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, हम जलवायु आधारित कृषि को मजबूती से आगे बढ़ाएंगे। ये बजट में कुछ बातें की गई हैं। तो देखते हैं कृषि में क्या क्या बात है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत को मिलेट का वैश्विक केंद्र बनाना। भारत, याद कर लीजिए, रट लीजिए, 2023 मोटे अनाज का वर्ष मना रहा है। मोटे अनाज का वर्ष भारत ही नहीं बना रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ भी बना रहा है। यूनाइटेड नेशन, पढ़ाया हूं मैं, यूनाइटेड नेशन मोटे अनाज का वर्ष मना रहा है 2023 में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ 2023 को फोकस कर रहा है मोटे अनाज के रूप में। हमने भी कहा भारत को मिलेट का वैश्विक केंद्र, मिलेट मतलब मोटे अनाज। इसकी योजना का नाम क्या रखा? श्री अन्न योजना। इसका योजना का नाम क्या रखा? श्री अन्न योजना। मोटे अनाज हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद करते हैं, गरीबों के खाद्यान्न है, कम दाम में अच्छा प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है, पर्यावरण अनुकूल कृषि है और खाद्यों में विविधता आनी चाहिए। ज्यादा अगर एक ही तरह के खाद्य पदार्थ खाए जाएंगे तो खाद्य संकट आ जाएगा, खाद्य पदार्थों में इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। उन सब का समाधान कहां पर है? मिलेट में है, मोटे अनाज। तो फैक्ट याद रखना है, 2023 को हम लोग मोटे अनाजों का वर्ष घोषित कर चुके हैं। यहां पर एक डाटा आप देख रहे होंगे, रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन। यहां देखिए, लगातार खाद्यान्न उत्पादन हमारा बढ़ रहा है। देखिए ग्राफ मैंने ऐसे प्लॉट किया है, तो आप ट्रेंड याद रखिएगा। भारत के खाद्यान्न उत्पादन में लगातार 7-8 वर्षों से वृद्धि देखी जा रही है। यहां देखिए, इस समय लगभग हम लोग कहां पहुंच गए हैं? 350 मिलियन टन के आसपास खाद्यान्न का उत्पादन हम लोग कर रहे हैं। तो इस बात को भी आपको विशेष रूप से याद रखना है। यहां देखिए, कृषि क्षेत्र में ऋण वृद्धि, संस्थागत ऋण में वृद्धि। संस्थागत ऋण मतलब इंस्टीट्यूशनल लोन देना, जो बैंक लोन देते हैं कृषि क्षेत्र में, उसमें भी तेजी से वृद्धि हम लोग देख रहे हैं। देखिए इस समय ऐसे बढ़ रहा है, 186 लाख करोड़ रुपए हम लोग वित्त वर्ष 2022 में हमने कृषि क्षेत्र में लोन दिया, जो अपने आप में ऐतिहासिक है। जब से मोदी सरकार 2015-14 में आई, 15 में देखिए हम 85 मिलियन दे रहे थे, 85 मिलियन, 85 मिलियन, और इस समय हम लोग 186 मिलियन दे रहे हैं। 100 मिलियन कर्ज हमने बढ़ाया। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम याद करिए। किसानों को संस्थागत ऋण देने से क्या फायदा होता है? कृषि बढ़ती है, अनाज का उत्पादन बढ़ता है, एक्सपोर्ट बढ़ता है, लोगों की आय बढ़ती है, गरीबी कम होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, लोन लेना पहले कठिन था, अब सरल हो गया। देखिए 85 मिलियन से बढ़कर 186 मिलियन हो गया। 186 लाख करोड़, सॉरी 186 लाख करोड़ का लोन, रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 186 लाख करोड़ का लोन हमने दिया। ये डाटा रटा होना चाहिए, ये परीक्षा में आ सकता है। संस्थागत ऋण हमने कितना दिया? 186 लाख करोड़। पशुपालन, डेयरी और मात्स्यिकी, पशुपालन, डेयरी और मात्स्यिकी, फिशरी, हमने 20 लाख करोड़ रुपए दिए लोन में। हमने कितना दिया? 20 लाख करोड़ रुपया दिया। देखिए कितना बड़ा डाटा है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण डाटा हैं जो आपको याद होने चाहिए। एक बार मैं इनको रिकॉल करवा रहा हूं। भारत का जो ये रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन को आप देख रहे हैं, लगभग 350 मिलियन टन हो गया है। भारत वित्त वर्ष 2015 में 85 लाख करोड़ रुपए का लोन देता था, भारत के बैंक लोन देते थे, और इस समय 186 लाख करोड़ का लोन दिया जाता है, बहुत बढ़ गया।
भारत इस वर्ष मिलेट वर्ष मना रहा है, मोटे अनाजों का वर्ष मना रहा है। उस स्कीम का नाम क्या है? श्री अन्न स्कीम। और ये किसकी सहायता से मनाया जा रहा है? IIMR हैदराबाद। किसकी सहायता से मनाया जा रहा है? IIM हैदराबाद। तो ये आप याद रखिएगा, IIMR हैदराबाद की सहायता से ये मनाया जा रहा है। बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण डाटा है जिनको आप ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, स्वास्थ्य। देखिए लिखा सबका साथ सबका विकास, समावेशी विकास। सबका साथ सबका विकास में सबसे महत्वपूर्ण था कृषि। हमने देखा क्योंकि कृषि भारत की गरीबी को कम करने की क्षमता रखती है, अंतिम छोर तक पहुंचने की क्षमता रखती है, जो सप्तऋषि का टारगेट है। इसलिए अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्वास्थ्य। याद आ रहा है कुछ? आयुष्मान भारत, ये स्कीम चल रही है आयुष्मान भारत। इसमें हम लोग 5 लाख रुपए तक बीमा दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आयुष्मान भारत में कहा गया है इस सबका साथ सबका विकास में 157 नर्सिंग कॉलेज हमने स्थापित किया। नर्सिंग का दायरा काफी ज्यादा बढ़ रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, नए युवाओं को रोजगार मिल रहा है। तो डाटा याद रखेंगे, 157 नर्सिंग कॉलेज हमने स्थापित किया। यहां देखिए, ये तो आप रट लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आना ही आना है, इसको आना ही आना है, रट लीजिए। हेल्थ पर इस समय हम जीडीपी का कितना लगा रहे हैं? 2.1%। हेल्थ पर जीडीपी का कितना हम लोग लगा रहे हैं? 2.1%, रट लीजिए। पहले हम कितना लगाते थे? 1.4%। पहले हम कितना लगाते थे? 1.4%। अब हम कितना लगाते हैं? 2.1%। बहुत ज्यादा हेल्थ में अब हमने एक्सपेंडिचर को बढ़ा दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, क्योंकि हेल्थ ही समावेशी विकास को आगे बढ़ाता है। अगर हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो मानव संसाधन अच्छा नहीं बना पाओगे। जब युवा ही कमजोर होंगे तो आप कैसे नया भारत बनाओगे? हमें हष्ट पुष्ट और हमें ताकतवर युवा चाहिए, स्किल्ड युवा चाहिए, स्वस्थ युवा चाहिए, तभी हम डेमोग्राफिक डिविडेंड को बना पाएंगे। इसको कहते हैं क्षमता निर्माण। क्षमता बढ़ानी है हमें, स्वास्थ्य पर फोकस है। यहां पर देखिए एजुकेशन, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन, शिक्षा। शिक्षा में इस समय हम जीडीपी का कितना खर्च कर रहे हैं? 2.9% ऑफ जीडीपी। दोनों याद रखिए। नई शिक्षा नीति आ चुकी है और नई शिक्षा नीति में हम लोग फोकस कर रहे हैं शिक्षा पे और जीडीपी के खर्च को बढ़ाया जाए। इस समय हम लोग 2.9% ऑफ जीडीपी का शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं। 2.9% जीडीपी का हम किस पे खर्च कर रहे हैं? शिक्षा पर कम खर्च कर रहे हैं। और उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट डाटा आया, उस डाटे को मैं बता दे रहा हूं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। भारत का टीएफआर कितना हो गया है? 2। भारत का टीएफआर कितना हो गया है? कहीं कहीं 2। टीएफआर मतलब टोटल फर्टिलिटी रेट, मतलब प्रति महिला 2 बच्चों पर हम लोग पहुंच चुके हैं। इसका मतलब हम जनसंख्या नियंत्रण को भी भविष्य में कर लेंगे। एक फैक्ट और याद रखना है, 2023 में भारत चीन को पछाड़कर विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश होगा। 2023 में भारत विश्व का सबसे युवा आबादी वाला देश होगा। ये दोनों अपने आप में बड़ी संभावनाओं से युक्त हैं। चलिए नेक्स्ट, सभी के लिए सुविधाएं। सभी के लिए सुविधाएं आना चाहिए। क्या क्या सुविधाओं में बात हो रही है? एलपीजी। उज्ज्वला के तहत हमने कितने करोड़ एलपीजी दिया? 9.6 करोड़। कितना एलपीजी हमने कनेक्शन बांटे? 9.6 करोड़। ठीक। 47.8 करोड़ पीएम जनधन खाते में पैसा गया। कितना? 47.8 करोड़ पीएम जनधन खाते में पैसा गया। ग्रामीण घरों को 9 करोड़ पेयजल कनेक्शन। कितने घरों में हमने पेयजल कनेक्शन दिया? 9 करोड़ घरों में पेयजल कनेक्शन दिया। और पीएम किसान सम्मान निधि 11.4 करोड़ से अधिक किसानों के लिए 2.2 लाख करोड़ का नकदी अंतरण किया। हमने कितना ट्रांसफर किया? 2.2 लाख करोड़। और कितने किसानों को कवर किया?
11.4 करोड़ किसानों को हमने कवर किया। क्लियर हुआ? तो एक बार और मैं याद करा दे रहा हूं, यहां डाटा लिख दे रहा हूं। उज्ज्वला में हमने कितने कनेक्शन दिए? 9.6 करोड़। पेयजल नलों से कितने लोगों को हमने जोड़ा? 9 करोड़। कितने लोगों को जोड़ा? 9 करोड़। ये डाटा याद रखना है, प्री में आएगा। उसके बाद पीएम किसान सम्मान निधि जिसको हम लोग बोलते हैं, पीएम किसान, हमने कितना पैसा बांटा? 2.2 लाख करोड़। कितने किसानों को दिया? 11.4 करोड़ किसानों को दिया। किसानों को। और उसके बाद ये वाला चार्ट आप देखिए, बहुत महत्वपूर्ण चार्ट है। बेरोजगारी दर, बहुत महत्वपूर्ण चार्ट है। बेरोजगारी दर, भारत के बेरोजगारी दर बजट बता रहा है 7.2%, रट लीजिए। और कितना था? 20.9% था। उसको कम करके हमने कितना कर दिया? 7.2%, रट लीजिए, क्योंकि बेरोजगारी का डाटा जनरली ऑथेंटिक नहीं मिल पाता। तो भारत में बेरोजगारी इस समय कितनी है? 7.2%। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतिम छोर तक पहुंचना, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, लाभ को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना, यह हमारा लक्ष्य है। और इसके लिए कुछ काम किया जा रहा है, उसको देखिए आप क्या क्या है। इंपॉर्टेंट काम है, प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के लिए भारत श्री की स्थापना। तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या आएगा? भारत श्री क्या है? रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्री में आएगा। भारत श्री क्या है? प्राचीन पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण। प्राचीन पांडुलिपि का डिजिटलीकरण, डिजिटलीकरण, प्राचीन पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण। डिजिटलाइजेशन ऑफ एंसेंट मैन्युस्क्रिप्ट्स, प्राचीन पांडुलिपियां जो हैं उनका हमको डिजिटलीकरण करना है। उस स्कीम का नाम है भारत श्री स्कीम। क्लियर? 740 एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूलों की स्थापना। यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है, यह आप याद रखिए, भारत श्री वाला। भारत श्री क्या है? प्राचीन पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण। बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां पर आइए, पूंजीगत निवेश परिव्यय को 33.4% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ किया गया। रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? जब आप रोड बनाने के लिए पैसा खर्च करते हो, हाईवे बनाने के लिए पैसा खर्च करते हो, तो उसे कहा जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए पैसा खर्च करते हो, कंपनियों को लगाने के लिए पैसा खर्च करते हो, उसको कहा जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। रटना क्या है? कितना हमने बढ़ाया उसमें? 33.4% की वृद्धि की। अगर हम पहले 100 रुपया देते थे कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, तो हम उसमें 33.4% बढ़ा दिए हैं। इसका मतलब अब मोदी गवर्नमेंट का जो फोकस है, ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, रोड, हाईवे, इन सब चीजों को ज्यादा विकसित किया जाए, जिससे भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब और इंफ्रास्ट्रक्चर हब बन पाए, भारत में इकोनॉमी बहुत तेजी से आगे बढ़े। और इसके लिए हमने कितना लगाया? 10 लाख करोड़ रुपया बढ़ा दिया। सोचिए, इतना बड़ा अमाउंट हम लोग कहां लगा रहे हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर के बिल्टअप में। कैपिटल एक्सपेंडिचर इसको बोलते हैं, हिंदी में इसे बोलते हैं पूंजीगत निवेश परिव्यय। हिंदी में क्या बोलते हैं? पूंजीगत निवेश में व्यय। उसके बाद पत्तन, कोयला, इस्पात, उर्वरक क्षेत्र के लिए 100 परिवहन अवसंरचनाएं, नई परियोजनाएं हमने शुरू की हैं, जिससे हम अपने पोर्ट को आधुनिक कर सकें, हम अपने फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को आधुनिक कर सकें, आयरन इंडस्ट्री को आधुनिक कर सकें। हमने 100 नई परियोजनाओं को लगाने का काम किया है। क्षमता उभारना, क्षमता उभारने के बारे में ये कुछ बातें हैं। कैसे हम लोग कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे? तो कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए हमने क्या किया? ई कोड की शुरुआत की। रट लीजिए, राष्ट्रीय डेटा शासन नीति बनाया हमने। राष्ट्रीय डेटा शासन नीति, इसका मतलब हम लोग डेटा का कलेक्शन करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करेंगे।
और इसे जब राष्ट्रीय डेटा शीतल नीति से हमारा क्या होगा, हमारा स्टार्टअप बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, हमारा स्टार्टअप बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। समझ आया कि नहीं आया? और हमने किस पर फोकस किया, एनआईटीटी डिजी लॉकर, हमने डिजी लॉकर की भी स्थापना की है, हमने डिजी लॉकर की भी स्थापना की है, जिससे हम लोग क्या कर सकें, जो महत्वपूर्ण दस्तावेज है, चाहे कंपनी के दस्तावेज हो, चाहे आपके रिजल्ट हो, आप डिजी लॉकर में रख पाओ। फिर उसके बाद हमने क्या किया, 5G सेवाओं को शुरू किया। 4G से अब हम लोग किस में जा रहे हैं, 5G, जिससे रोजगार की संभावनाएं भविष्य में बढ़ेंगी। इससे रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। और उसके बाद विवाद से विश्वास स्कीम 1 और विवाद से विश्वास स्कीम 2, ये 2 चीजें भी हमने शुरू की हैं। तो यहां पर क्षमता उभारने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक राष्ट्रीय डाटा सेशन नीति बना रहे हैं, ई कोड बना रहे हैं, डिजिटल लॉकर बना रहे हैं, 5G सेवाएं दे रहे हैं, और भारत में एआई का निर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भारत में तेजी से आगे बढ़ाना, जिससे हम कृषि, स्वास्थ्य और धारणीय शहरों को बनाने में आगे बढ़ पाएं, कृषि पर हम इंप्रूवमेंट कर पाएं, स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ा पाएं, और धारणीय विकास, धारणीय शहर, सस्टेनेबल सिटीज को बनाएं, ऐसा सिटी जो पर्यावरण के साथ आगे बढ़ता हो। तो एआई पे फोकस करना है, राष्ट्रीय डाटा सेशन पर फोकस करना है। विवाद से विश्वास, इसका मतलब क्या है, डिस्प्यूट को आपसी सहमति से हल करना है, ई कोर्ट पे जाना है, डिजी लॉकर को बात हो रही है, 5G सेवाओं की बात हो रही है, और प्रयोगशालाओं में निर्मित हीरा, घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करना और आयात को कम करना। इसका मतलब हम मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, हरित विकास मतलब ग्रीन डेवलपमेंट, पर्यावरण के साथ विकास को आगे बढ़ाना। ये ना हो कि विकास आगे बढ़ता जाए और पर्यावरण डिस्ट्रॉय हो जाए, उस तरह नहीं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसको क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसा हो जो भावी पीढ़ी के लिए भी सुरक्षित हो। सतत विकास को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग किस पर फोकस कर रहे हैं, पंचामृत, किस पर फोकस कर रहे हैं, पंचामृत। यहां पर कुछ बातें हरित विकास के लिए दी गई हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं। किसानों के लिए प्राकृतिक खेती को आगे बढ़ाना, ठीक। ऊर्जा दक्ष परिवहन यूज करना, मतलब ऐसा परिवहन जैसे हम लोग आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल पे फोकस कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल पे डिपेंडेंसी कम करना है। किसानों को प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग की बात कर रहे हैं, मोटे अनाजों की कृषि पे बात कर रहे हैं, जिससे पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो। पुराने प्रदूषणकारी वाहनों को हटा देना मार्केट से, उनको समाप्त कर देना, ये बातें हो रही हैं। मैंग्रोव वनों का तट जो होते हैं, जहां पर साइक्लोन वगैरह आते हैं, वहां पर मैंग्रोव वनों को लगाना, ये भी एक महत्वपूर्ण चीज हो सकती है। चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, जैसे कृषि, जैसे गेहूं की फसल कट गई तो उसमें जो रेसिडुअरी बचा उससे हम लोग बायोफ्यूल बनाएं, इस तरह की बातें इसमें शामिल है। अमृत पीढ़ी युवा शक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर फोकस करने के लिए हम लोग एक जिला एक उत्पाद की बात कर रहे हैं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे युवाओं में सशक्तिकरण आएगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा। पर्यटन क्षेत्र को हम लोग बढ़ा रहे हैं, लगातार आप देखेंगे कल्चरल कॉरिडोर बन रहे हैं, लगातार आप देखेंगे इन्वायरमेंटल जो टूरिज्म है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, तो टूरिज्म को बढ़ावा देना। और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 की शुरुआत की गई है, जिससे हम युवाओं को कौशल दे सकें, मुख्यतः कोडिंग में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, रोबोटिक्स में। ये नए क्षेत्र उभर रहे हैं टेक्नोलॉजी के, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कोडिंग। इनके नए पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं, इनके ऑनलाइन पाठ्यक्रम भी शुरू किए जा रहे हैं और गवर्नमेंट इस पर फोकस कर रही है। इससे युवा शक्ति हमारे देश में आगे बढ़ेगी। वित्तीय क्षेत्रों के सुधार के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राजकोषीय प्रबंधन, फिस्कल मैनेजमेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिस्कल कंसोलिडेशन में ये डाटा याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को 4.5% से नीचे रखने का लक्ष्य, लिख दे रहा हूं, रट लीजिए, इंपॉर्टेंट है, आएगा इस बार। 2025-26 बजट में कहा गया 2025-26 तक
हम लोग फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा, उसको कितना रखना है हमें? 4.5%। आप इसको रख लीजिए। राजकोषीय घाटा क्या होता है? आय और व्यय में जो अंतर है उसी को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। आपने कितना कमाया और कितना खर्च किया, उसमें जो अंतर है उसको राजकोषीय घाटा कहा जाता है। 25-26 तक राजकोषीय घाटे को हम लोग कितना करना है? 4.5%। और ये भी इंपॉर्टेंट है, राज्यों के लिए राजकोषीय घाटा, जिसको हम लोग कहते हैं जीएसडीपी, राज्यों के लिए। ये तो केंद्र का टारगेट 4.5% है, राज्यों का राजकोषीय घाटा 3.5% होना चाहिए। ये राज्यों के लिए टारगेट है, ये केंद्र के लिए टारगेट है। किसके लिए टारगेट है? केंद्र के लिए। और ये किसके लिए टारगेट है? राज्य के लिए। क्लियर? ये बातें आपको याद रखना है। दोनों फैक्ट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। और उसके बाद केंद्रीय डाटा संसाधन केंद्र, डाटा को रखने के लिए एक केंद्रीय डाटा हब बनाया जाएगा, उस पर बात हो रही है। वरिष्ठ नागरिकों को लाभ दिया जाए तो उस पर भी फोकस हो रहा है हमारा। महिलाओं के बचत को बढ़ाया जाए, उस पर फोकस हो रहा है। इस तरह से एमएसएमई सेक्टर, एमएसएमई सेक्टर मतलब सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग जो हैं उनको बढ़ावा देने के लिए सरकार मुक्त गारंटी युक्त ऋण दे रही है। मतलब ऐसे लोन दे रही है जो बहुत कम ब्याज दर पर हैं, या जिनके लिए बहुत आपको कोई चीज गिरवी नहीं रखनी है। जैसे एक स्कीम है मुद्रा स्कीम को और आगे तेजी से बढ़ाया जा रहा है, ताकि जो छोटे उद्योग हैं वो तेजी से स्थापित हो सकें। भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बेहतर अर्थव्यवस्था के मूलभूत तथ्यों का सहारा, यहां पर कुछ डाटा दिखा रहा है। ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए कुछ चीजों को हम लोग यहां से देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरेक्स रिजर्व हमने इकोनॉमिक सर्वे में देख लिया है, वही डाटा आपको यूज करना है। एक जगह याद करिए, हर जगह प्रयोग करिए। बैंकों का एनपीए, ये इंपॉर्टेंट है। एनपीए क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग असेट। बैंकों ने जो लोन दिया उसमें कितने लोन रिकवर हुए, कितने डिफॉल्ट हुए, आप उसमें देखेंगे सुधार हो रहा है। ट्रेंड याद रखना है बस, सुधार हो रहा है। ट्रेंड ही आपसे पूछेगा। भारत में जो एनपीए है, बैंकों के एनपीए, जो बैंकों के घाटे हैं, वो उसमें सुधार देखा जा रहा है। ट्रेंड आपको याद रखना है। संघ सरकार का बढ़ता पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर में तेजी से वृद्धि हो रही है। ये देखिए, यहां आपसे क्या पूछेगा?